Okay, so we are discussing prose devices. Okay, we have discussed so many. So let us discuss today aphorism. aphorism, ठीक। हिंदी में इसको सूक्ति कह सकते हैं, सूक्ति। ठीक है, आजकल के बच्चे इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे या हाँ इजी लैंग्वेज, हाँ अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, aphorism in English, aphorism is a short statement written in terse language of any truthful things or opinion or statement। मतलब कोई सत्य बात होगी किसी की, या कोई ओपिनियन होगा या कोई घटना होगी जो सत्य होगी और उसका हम जिक्र करते हैं जो बहुत कम शब्दों में लिखा गया हो या कहा गया हो। ठीक है, इट इज रिटन इन टर्स लैंग्वेज। टर्स टर्स का मतलब होता है बहुत ही घना, ठीक है, यानी कम शब्दों में। हिंदी में एक कहावत चलता है कि गागर में सागर भरना, सुना है? तो गागर में सागर का मतलब है कि बहुत ही कम जगह में बहुत ज्यादा चीज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं टर्स लैंग्वेज, टर्स विट्टी लैंग्वेज। सो aphorism is a statement, truthful statement or opinion. Aphorism is a truthful statement or opinion written in a witty and a terse manner. Written in a witty and terse manner. Witty का मतलब बहुत ही चालाकी से बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ कही जाएगी। ठीक है, सो ये आपका aphorism कहलाता है। It looks like universal truth. Okay, aphorism looks like universal truth. ये ट्रूथफुल ही होता है, इसमें आप जबरदस्ती झूठ नहीं बना सकते उसको। जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर नेक्स्ट एसे इज ऑफ स्टडीज। ओके, तो उसकी एक लाइन है, पहली लाइन ही है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, for ornament and ability। ये ओपनिंग लाइन है ऑफ स्टडीज, रिटन बाय फ्रांसिस बैकन। ओके, फ्रांसिस बैकन ने लिखा है, उसकी ओपनिंग लाइन है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अब ये अपोरिज्म हो गया, हालांकि ये ऐसे की ओपनिंग लाइन है, बट by regular use and by its truthfulness and terse language, it has become like aphorism. So aphorism is a short statement, short truthful statement or opinion written in terse and witty manner। ठीक है, terse मतलब बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही witty मतलब बहुत ही चतुराईपूर्ण होगा लिखा हुआ। अब इसका मीनिंग क्या है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, पढ़ाई करते हैं तो उसमें आनंद आता है, आप स्टोरी पढ़िए, कहानी पढ़िए तो अच्छा लगता है सुनने में, देखने में। ठीक है, सो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट। ठीक है, ऑर्नामेंट तो वैसे मीनिंग तो होती है ऑर्नामेंट का आभूषण। ठीक है, पढ़ाई एक आभूषण नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आपके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, तो यू कैन डिबेट, यू कैन डू एनीथिंग दैट सर्व्स फॉर योर एसेट, दैट सर्व एज एसेट टू यू। ठीक है, कि जो ज्ञान है वो आपके लिए एक एसेट का काम करता है, वो आपके लिए एक ऑर्नामेंट है। ठीक है, एंड फॉर एबिलिटी, इट इंक्रीजेज योर एबिलिटी, दैट इंक्रीजेज योर स्किल। ठीक है, सब पढ़ाई के तीन मेजर वर्क हैं, तीन कार्य हैं। एक तो आप उसको एम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए। दूसरा है उससे आप ऑर्नामेंट के लिए यानी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। तीसरी है स्किल बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पे जो थोड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता हो या इवन आम जनरल भाषा में कोई ज़्यादा अंग्रेजी बोल देता है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलने लगती है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे बहुत गधा हो मैथ में, लेकिन अगर उसकी इंग्लिश बोलने की अच्छी है लैंग्वेज तो लोग उसको बड़ा इंटेलिजेंट और इस तरह से फील करने लगते हैं। ठीक है, ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इट सर्व लाइक ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। सो ये स्टेटमेंट जो कि ट्रुथफुल है, इट्स ओपिनियन ऑफ द राइटर। हो सकता है कि आप इस स्टेटमेंट से प्रॉपर इत्तेफाक न रखते हो, समटाइम्स यू may not be agree with this statement, but it is truth.
ठीक है, ये सही है और इसको लोग मान रहे हैं। सो सच स्टेटमेंट, शॉर्ट विट्टी स्टेटमेंट becomes aphorism. Okay, so aphorism is a short and witty truthful statement or opinion written in terse manner. ठीक है, टर्स लैंग्वेज में लिखा जाएगा, बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाएगा ये aphorism. ठीक है, सो जहाँ पे बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ कही जाती है तो उसको टर्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोल रहे चल जाएगा ना इतना? हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, आई विल ट्राई, दोनों बोलते तो हैं। ठीक है, ओके, सो यू कैन like another aphorism is pride goeth before fall. ठीक है, pride goeth before a fall. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये गोज होता है बट इंग्लिश में बहुत जगह पोएट्री की भाषा में ओल्ड इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसको आप गोज ही समझिए। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। ठीक है, यानी किसी के पतन से पहले क्या आता है? अहंकार। ठीक है, किसी का पतन होने वाला होता है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार। तो इसी को यहाँ पर है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का डिक्लाइन होने वाला उससे पहले उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, ट्रूथफुल स्टेटमेंट है या एक ओपिनियन है। नाउ इट इज सर्विंग लाइक अफोरिज्म। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अफोरिज्म। इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट है जो आप रेगुलर यूज करते हैं लाइफ में, दैट इज पार्ट ऑफ अफोरिज्म ओनली। ओके, दैट मस्ट बी ट्रूथफुल एंड यूनिवर्सल। मतलब ट्रूथ होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए लो तो ठीक है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू कैन सी अनदर एग्जांपल लाइक ओके, प्रेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वर्च्यू। एक स्टेटमेंट है, प्रेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्च्यू बट इट इज द रिफ्लेक्शन और इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास और बॉडी विच गिव्स द रिफ्लेक्शन। मतलब कहता है कि प्रेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वर्च्यू, मतलब किसी की प्रशंसा हो रही, इसका मतलब उसके अंदर कुछ गुण है। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि बट इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास और बॉडी विच गिव्स द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेज। एक ऐसे इन्हीं बैकन की उसी का लाइन है। लाइक अनदर स्टेटमेंट इज हैविंग नथिंग कैन लूज। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं खोएंगे। ठीक है, कहते हैं ना आम भाषा में, जनरल भाषा में, कि हमारे पास है ही क्या कि लुटेगा, तो वही चीज़ है ये। हैविंग नथिंग, नथिंग कैन लूज। सो इट वर्क्स लाइक अफोरिज्म। अफोरिज्म शुड बी ट्रूथफुल स्टेटमेंट रिटन इन टर्स लैंग्वेज। ठीक है, कम शब्दों में ट्रूथफुल स्टेटमेंट कोई हो उसको हम अफोरिज्म कहेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्वर्जन। ओके, inversion. Let's see next. Inversion is a figure of speech in which the order of words are changed from the proper grammar. फिर से सुनिए, inversion is a figure of speech in which the proper order of words are changed
इन अ सेंटेंस, ठीक है, यानी कोई सेंटेंस लिखा गया है उसमें वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है जो कि ग्रामेटिकली आपको गलत दिखाई देगा, ठीक है। इट्स लिबर्टी ऑफ द राइटर, इन्वर्जन, लाइक सेंटेंस दिस, देयर एम आई, ठीक है। होना क्या चाहिए, आई एम देयर, ये ग्रामेटिकली है, सही है ना, आई एम देयर, ये ग्रामेटिकली सही है। बट राइटिंग में, यानी जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, दे आर गिवन सम लिबर्टी, ओके, उनको कुछ लिबर्टी दी जाती है, और उस लिबर्टी में यही है उनको कि एक टेक्निक है या एक तरह से टूल है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन के माध्यम से वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली आपको गलत दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो होगा नहीं गलत, ठीक है। आपको अरेंज करना पड़ेगा और वो माना जाएगा कि हाँ ये इन्वर्जन का पार्ट है, ठीक है। ये आपका राइट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा, देयर एम आई, तो ये आपका इन्वर्जन कहलाएगा। इन्वर्जन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर चेंज्ड, ओके, उनके लोकेशन या उनकी प्लेसेस को चेंज कर दिया जाता है टू गिव अ लिटरेरी इफेक्ट। लिटरेरी इफेक्ट देने के लिए सब चेंज कर दिया जाता है। इसको दिस इज कॉल्ड एज पोएटिक लाइसेंस। लाइसेंस होता है नहीं, पोएटिक लाइसेंस पोएट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सो राइटर के पास पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या है, देयर इज अ लिबर्टी ऑफ द राइटर टू यूज इन्वर्जन और एनी काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और ही कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, ये उसको लिबर्टी है, तो इसी को कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। टेक्निकली उतनी लिबर्टी राइटर को रहती है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिले तो गलत नहीं है, ओके। इट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इतना याद रखिए बस केवल। और कोई डाउट इसमें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ओके, लाइक शॉक्ड आई वॉज, ओके, क्या होना चाहिए था ये, आई वॉज शॉक्ड, तो शॉक्ड कामा आई वॉज, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है इन्वर्जन का प्रयोग करके। सो इन्वर्जन आपको इतनी लिबर्टी देता है कि अब आप वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है। हाँ, ध्यान देना पड़ेगा कि मीनिंग मतलब निकले उसमें, इसीलिए कामा लगाया गया है यहाँ पे, शॉक्ड आई वॉज, ओके। प्रॉपर सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आई वॉज शॉक्ड, ओके। बट ये लिबर्टी है राइटर को, तो इन्वर्जन का प्रयोग करके शब्दों को बदल दिया, इधर उधर कर दिया, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश में जरा सा वर्ड इधर उधर कर देंगे, पूरी मीनिंग बिगड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, टुमारो विल कम द डिसीजन, टुमारो विल कम द डिसीजन, ये सेंटेंस क्या होना चाहिए एग्जैक्टली ग्रामेटिकली, या द डिसीजन विल कम टुमारो, ओके। सो ये जो ग्रामेटिकल ऑर्डर था प्रॉपर, इसको डिस्टर्ब कर दिया गया, इधर को उधर प्लेसेस को हटा दिया गया। ये लिबर्टी है राइटर को, और इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन। आई होप क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमर। Okay, let's see next. Humor. Humor is a literary device in which makes the audience or the readers to laugh or to feel funny, ठीक है, मतलब एक एम्यूजमेंट उसको राइटर को फील होगा। ह्यूमर इज अ फिगर ऑफ स्पीच
ये फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है या लिटरेरी डिवाइस ही है बेसिकली. सो इट्स अ लिटरेरी डिवाइस. ह्यूमर इज अ लिटरेरी डिवाइस विच मेक्स द रीडर्स टू लाफ और टू फील एंजॉयमेंट. Okay, it is used to remove the tedium or boredom or the tiredness of the readers. ठीक है, ये बीच बीच में ह्यूमर क्रिएट किया जाता है ताकि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं लंबा, अगर ज़्यादा देर तक पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें आपको ह्यूमर बीच बीच में आएगा ताकि आपकी जो बोर्डम है, यानी आपको जो एक बोरियत महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, वो अपने आप दूर हो जाए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे उसमें. ओके, so humor is used to create amusement in the readers, to remove tiredness, boredom or tedium, okay, while reading a text. जब कोई टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं उस बीच में आपका बोर्डम है, जो मतलब बोरियत है, उसको थकावट है, उसको दूर करने के लिए बीच बीच में राइटर कुछ चीज़ों का यूज करेगा जो कि ह्यूमर क्रिएट करेगा. आपको हंसी आएगी थोड़ी सी, लाइट, मतलब यू विल मेक योर मूड लाइट. ठीक है, आपका जो मन है वो हल्का हो जाएगा, तो आपकी इंटरेस्ट बनी रहेगी उस टेक्स्ट को पढ़ने में. ठीक है, सो ये ह्यूमर कहलाता है. ठीक है, सो ह्यूमर इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स. इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स. इसका टाइप्स देख लीजिए. एग्जैगरेशन है. एग्जैगरेशन मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना लिखना. ठीक है, एग्जैगरेशन और हाइपरबोली. ठीक है, हाइपरबोली इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच द थिंग्स आर एग्जैगरेटेड. मतलब तिल का क्या बोलते हैं, तिल का ताड़ बनाना. ठीक है, छोटी बात को भी बहुत बड़े तरीके से लिखना, पढ़ना या कहना, तो उसको कहते हैं हाइपरबोली या एग्जैगरेशन. सो आप अगर पढ़ते जा रहे हैं उसमें इतनी सी बात को, ठीक है, इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया तो आपको अपने आप हंसी आएगी. ठीक है, आपको लगेगा वहाँ पे अम्यूजमेंट टाइप. तो इसी चीज को ये जानबूझ के लिखा जाता है बाय यूजिंग ह्यूमर. ह्यूमर इज अ टेक्निक और इट्स अ डिवाइस यूज्ड बाय द राइटर. सो एग्जैगरेशन, ठीक है, यानी छोटी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके लिख देना. जैसे उसे मान लो कोई कैरेक्टर बोल रहा है कि आई कैन वॉक 10,000 माइल्स फॉर ए स्माइल. ठीक है, अब आपको भी हंसी आएगी कि ये पॉसिबल है कि 10,000 माइल्स वो पैदल चल दे एक स्माइल के लिए. तो ऐसे ऐसे लाइनें उसमें लिखी जाएंगी. एग्जैगरेशन का पार्ट है ये. आपको वहाँ पे हंसी आएगी, अम्यूजमेंट आएगा, हल्का फुल्का लाइट मूड आपका हो जाएगा वहाँ पे. ठीक, नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुइटी. इनकॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है असंबद्ध. चीजें जितनी होनी चाहिए उतनी ना होकर के, या जैसी होनी चाहिए वैसे ना होकर के, उसके अपोजिट या उससे हट के होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट होंगी. ओके, सो इनकॉन्ग्रुइटी, बाय इनकॉन्ग्रुइटिंग आल्सो, बाय इनकॉन्ग्रुइटी you also feel a kind of light amusement. It's part of humor. ठीक है, अब जैसे आपने लिखा उसमें नरेशन में है, उसमें टेक्स्ट में डिस्क्राइबिंग अबाउट somebody करियर और somebody's टैलेंट. अब उसमें दिखाया जा रहा है कि वो बहुत तेज है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये हुआ है. बाद में नीचे लिखा जा रहा है मैथ में 36 नंबर. ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? इनकॉन्ग्रुइटी होगी. यानी जो चीजें, हाँ, इनकॉन्ग्रुएंट मतलब है असंबद्ध, मतलब जो चीज जितनी होनी चाहिए उतनी न लिख करके उसके अपोजिट में दिखाई जाएगी. जैसे एग्जांपल समझिए कि किसी को दिखाया गया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है. ठीक है, पूरे डिस्क्रिप्शन चल रहा है उसके बारे में, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा फील होते जा रहे हैं. अब बाद में लास्ट में लिखा जाए कि मैथ में केवल मार्क्स आए उसके 36. ठीक है, 100 में 36, तो आपको बड़ा उल्टा लगेगा. यानी इनकॉन्ग्रुएंट हो गया सिचुएशन. जो डिस्क्राइब किया गया था और जो ओरिजिनलिटी थी, ये दोनों इनकॉन्ग्रुएंट है, मतलब असंबद्ध हैं दोनों, ये अनरिलेटिव है. तो ऐसे केस में आपको एक अम्यूजमेंट फील होगा. हंसी में देखो, इसमें मतलब ना ठट्ठाबाज हंसी नहीं होती, मतलब हा हा वाली नहीं. आप एक हल्की स्माइल करेंगे, आपके मन में अंदर से फील होगा अम्यूजमेंट. ठीक है,
ये चीजें ह्यूमर में आएंगी, ठीक है। सो इनकॉन्ग्रुइटी, बाय यूजिंग इनकॉन्ग्रुइटी ये काइंड ऑफ ह्यूमर इज क्रिएटेड, ठीक है। इसमें और एंटीथेसिस में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो अपोजिट चीजें साथ में रखी जाती हैं। देखिए एंटीथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप होगा जिसमें दो स्टेटमेंट अलग अलग हो जो कि ग्रामेटिकली सही होंगे बट दे आर पुट टुगेदर, लाइक फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल एक स्टेटमेंट है, फाउल इज फेयर अनदर स्टेटमेंट है, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर बट दे आर केप्ट टुगेदर, ओके, दे आर जस्ट अपोज्ड। मतलब दोनों को एक साथ रख करके हम पैरेलली देख रहे हैं, मतलब ऐसे दोनों एक साथ रखा गया है, ठीक। अब ऐसे रखते हैं हम, ये सिचुएशन आपका एक साथ कर दिया गया, ये इस एक हाथ इधर अपोजिट हो गया, ये आपका एंटीथेसिस हो गया, ठीक है। तो इसको एंटीथेसिस कहेंगे। इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन चल रहा और अचानक जो ऊपर चल रहा था आपके दिमाग में पिक्चर बना और अचानक अपोजिट हो गया, तो आपको एक हंसी आएगी वहां पे, हल्का लाइट हंसी होती है इसमें, ठीक है, आप फनी फील करेंगे वहां पे। सो ये इनकॉन्ग्रुइटी इज अ टेक्निक, ठीक है, टाइप है इसका। देन नेक्स्ट इज सरप्राइज एंड सरकाइज्म। ओके, समटाइम्स यू मे बी सरप्राइज्ड, आप पढ़ रहे हैं अचानक एक सरप्राइजिंग थिंग आ गया तो वहां पर भी आपको हंसी आने लगेगी, ठीक है। देन सरकाइज्म, ठीक, सरकास्टिक वे में लिखना कोई चीज। सरकाइज्म इज ए डिवाइस इन विच थिंग्स आर रिटन इन ए सरकास्टिक वे, ठीक है। सरकास्टिक मतलब मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। सो अब जैसे कोई नरेशन लिखा गया, कोई चीज लिखी गई है कोई कहानी में किसी पात्र के बारे में, अब उसका मजाक बनाया जाए, ठीक है, तो वहां पे आपको हंसी आएगी, वो सरकाइज्म होगा, ठीक है। सो सरकाइज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी टूल which creates humor by using the things in a sarcastic way, ठीक है, by presenting the things in a sarcastic way, मतलब उसको sarcastic way में लिखा ही जाएगा, आपको थोड़ी हंसी आएगी। इसमें ध्यान रखना है कि जो पढ़ेगा सिर्फ उसी को हंसी आएगी, आराम से जो पढ़ता जाएगा एकदम पीसफुल्ली, ठीक है, ह्यूमर में। देन नेक्स्ट इज आयरनी। Irony is also figure of speech, or sometimes it is also called as a literary device in which meaning is, the real meaning is opposite of the surface meaning. Real meaning or the intended meaning is opposite of the surface meaning. Surface meaning का मतलब है, ठीक है, कि जो लिखा गया है शाब्दिक अर्थ यानी जो दिखाई दे रहा सेंटेंस में वो अर्थ अलग होगा, और उसका जो इंटेंडेड मीनिंग होगा यानी जो आपको इंगित किया गया है मीनिंग, ठीक है, जो इंटेंडेड मीनिंग है वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं आयरनी, ओके। अब आयरनी भी अलग अलग तरीके होगा, सिचुएशनल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, विजुअल होगा, अलग अलग तरीके का है, ठीक, ऑडिटरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आयरनी किस तरीके से क्रिएट की गई है यहाँ पे। सो आयरनी इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच the real or intended meaning is just opposite of the surface meaning. समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीचर प्रश्न पूछते हैं आपसे, ठीक है, अब नहीं बता पाते हैं तो उसको नॉर्मल तरीके से तो जेंटलमैन भी बोल देते हैं, और नहीं तो क्या बोल देते हैं, मेरे न्यूटन खड़े हो जाओ। नहीं तुम्हें नहीं खड़ा करेंगे, इस तरीके से सार्कास्टिक वे में बोलते हैं, ठीक है। वो जान रहा है टीचर को नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन वो उसको न्यूटन की संज्ञा दे देते हैं, यही चीज है आयरनिकल वे में। नहीं, हाँ, इनकॉन्ग्रुइटी में एक सिचुएशन आएगी पूरी, ठीक। आयरनी में एक आध सेंटेंस आएगा, ठीक है। देखो एकदम बाइफरकेशन होगा तो अलग अलग दिखेंगी, नहीं तो मिलती जुलती सब दिखेंगी आपको। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब एकदम एग्जैक्टली रिलेट नहीं करेगा, वहां पे इनकॉन्ग्रुअस होगा, थिंग्स विल बी इनकॉन्ग्रुअस। आयरनी में जो सरफेस मीनिंग दिख रही है उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे हमने बोला किसी को कि ही इज आइंस्टाइन, ठीक है, या ही इज न्यूटन, अब पता चला उसको कि साइंस में फैराडे का लॉ भी ना पता हो और हम उसको संज्ञा दे रहे हैं कि आइंस्टाइन है, तो जो लिखा है उसका जस्ट अपोजिट होगा मीनिंग, ठीक है, ये होगा आयरनी।
इंटेंडेड आर द रियल मीनिंग। अब रियल मीनिंग कब निकलेगी? जब ऊपर के कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पे इंटेंडेड मीनिंग क्या है, क्या राइटर कहना चाह रहा है, तो वहां पे वो न लिख करके जो कहना चाह रहा है उसका अपोजिट लिखेगा। आपको फाइंड आउट करना कि ये देखो यहाँ पे आयरनी का यूज किया है राइटर ने, ठीक है, तब आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको पता होगा तभी, ठीक है। सो आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली विच गिव्स मीनिंग, रियल मीनिंग और इंटेंडेड मीनिंग जस्ट अपोजिट ऑफ द सरफेस मीनिंग, ठीक है। सरफेस मीनिंग का मतलब है जो सेंटेंस लिखा सीधा सीधा, वो जो है उसको सरफेस मीनिंग कहेंगे, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या है उसका जस्ट अपोजिट होगा, उसको हम आयरनी कहेंगे, ठीक है। एक और है स्लैप स्टिक, ठीक है। स्लैप स्टिक्स मीन्स ह्यूमर के टाइप में ये भी है स्लैप स्टिक, ठीक है। स्लैप स्टिक का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की जाएगी, ठीक है, या फिजिकल मूवमेंट किया जाएगा जिससे ह्यूमर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल। अब जैसे मान लो कोई जा रहा होता क्लासरूम में और अचानक उसका चप्पल या जूते फंस जाते हैं और गिर जाता है तो लोग हंस देते हैं। इज इट रियली अ फनी थिंग? है नहीं ना, लेकिन सब लोग हंसते हैं, है ना। ये क्यों हंस देते हैं? एक आयरनिकल वे में हंसते हैं, ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए नहीं हंसते हैं, लेकिन ये हंस देते हैं लोग। तो ये जब इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है ये आपका आता है स्लैप स्टिक्स में, जिसमें हल्का सा टैपिंग कर दी गई या कोई फिजिकल मूवमेंट ऐसा किया गया, ठीक है, आपस में लड़ गए, ढकेल दिया जिससे ह्यूमर क्रिएट हो गया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस होगी जहाँ पे फिजिकल मोशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होगा। किसी को हल्का सा टैप कर दिया आपने, उससे लोग हंस दिए, ठीक है। कई बार होगा टीचर देखे होंगे बड़े गुस्से में बुलाएगा, फिर बाद में ऐसे छू देगा बच्चे को और सब बच्चे क्लास में हंस देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ह्यूमर क्रिएट करने का एक पार्ट है, टाइप है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज स्लैप स्टिक, ठीक है। आई होप क्लियर है। स्लैप माने तो वैसे थप्पड़ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैप स्टिक इज अ टाइप ऑफ ह्यूमर, ठीक है। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ये टैप किया जाएगा आपको, मतलब ये यूज किया जाएगा स्लैप स्टिक, ठीक है। अनदर इज पन। Pun is also a kind of figure of speech only, in which a word will have more than one meaning, ठीक है, more than one meaning। अब एक से ज्यादा मीनिंग आता है वहां पे, या कई बार ऐसा मीनिंग होगा जहां पे जो एक्चुअल में ना हो करके उसकी अपोजिट मीनिंग टाइप दिखाई देगा आपको, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होगा, इंटेंडेड में नहीं है कि अपोजिट मीनिंग है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे होगा कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस होगा जहां पे एक से ज्यादा मीनिंग निकलेंगे। हिंदी में एक श्लेष अलंकार होता है, सुना है? श्लेष शायद बोलते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, कैसे, यही है ना शायद। हिंदी में श्लेष अलंकार है कि जहां पे एक शब्द एक ही बार यूज होगा लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, यही पन है इंग्लिश में, ठीक है। ये एक सिचुएशन भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हिंदी में मुझे याद है इसका उदाहरण श्लेष का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। कि मोती मानुष चून, चूना, तीनों में से अगर पानी हटा दीजिए, पानी का मतलब है एक जगह नॉर्मल वाटर से, पानी से, और एक पानी का मतलब इज्जत से है, ठीक है। अगर मनुष्य की इज्जत चला गया तो कुछ नहीं बचा उसके पास। सो यहाँ पे पन इसी तरह से इंग्लिश में किया जाएगा जिसके एक से अधिक मीनिंग निकलेंगे, ठीक है। समटाइम्स इट इज क्रिएटेड बाय ए सिंगल वर्ड, समटाइम्स बाय ए सेंटेंस, और समटाइम्स बाय क्रिएटिंग अ सिचुएशन, ठीक है। सो कई मीनिंग उसके निकल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमर, and by using these methods a humor is created in literature. Are you clear? Next point क्या है? Pathos.
ओके, पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस। ओके, सो पैथोस is also a literary device which appeals to create emotions in the readers। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे सेंटेंसेस लिखे जाएंगे कि आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट हो। ठीक है, जैसे इमोशन ज्यादातर कौन सा होता है? लव, क्रुएल्टी, पीटी, फियर, ये सब जो जनरल इमोशंस है ये जल्दी इजीली क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पीटी और फियर सबसे पहले आता है। So pathos is a literary device which constitutes an appeal to create emotions in the readers। ठीक है, इमोशंस, आपके अंदर इमोशन जनरेट हो। ठीक है, ये चीज ही कहलाती है यहाँ पे पैथोस। ठीक है, इमोशन जनरेट करने को पैथोस कहते हैं। ठीक है, इसी में एक और वर्ड आता है, अगर आप पैथोस, यहाँ पे इमोशन आपका जनरेट हुआ। ठीक, और इसमें क्या होगा? पैथोस में योर इमोशन विल सडनली ड्रॉप। तो सडन ड्रॉप ऑफ इमोशन इज कॉल्ड एज पैथोस। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए ऐसे, जैसे पैथोस क्या है? कल संडे है। ठीक, अब आपने 2-3 मिल करके प्लानिंग बना लिया कि कल छुट्टी है, चलो हम लोग आएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, पूरी प्लानिंग आपने बना लिया। अब आपके अंदर, सबके अंदर इमोशंस जनरेट हो गए हैं। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि बस कल जल्दी सुबह हो। आपने 11 बजे का टाइम रखा, नॉर्मल रूटीन की तरह तैयार व्यार होने लगे। ठीक है, और अचानक जो है पिताजी आ जाएं, पूछ दे आज कहाँ जी जा रही हूँ, आज संडे है। ठीक, अब आप बता भी नहीं पा रहे हैं, घूमने का प्लान है। तो आपके अंदर जो इमोशंस जनरेट हुए थे अचानक ड्रॉप हो जाएंगे, सडनली ड्रॉप हो जाएगा। अगर बहुत फाइटर नहीं है तो, ठीक है, बहुत ओबीडियंट है तो योर इमोशंस विल सडनली ड्रॉप। ठीक, तो आपका इमोशन जो यहाँ तक पहुंचा था अचानक शून्य पे चला आएगा। तो इस चीज को कहते हैं पैथोस। या आप अचानक गए कहीं सीक्रेटली बिना बताए घर से, और वहाँ अचानक आपका कोई रिलेटिव मिल गया। ठीक है, तो आपके अंदर जितने इमोशंस थे सब धराशायी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल योर इमोशंस विल सडनली बी सेटर्ड। ओके, सो जो सेटरिंग ऑफ इमोशन है, सेटरिंग ऑफ इमोशन सडनली इज कॉल्ड एज पैथोस। ठीक है, सो कई बार ऐसा सिचुएशन होगा, पता चला कि कहानी में चल रहा है कि नौकरानी चोरी करने का प्रयास कर रहे, उसने 1-2 हार लेकर के छुपा लिया, और तब तक अचानक मालिक आ जाए और उसको देख ले, तो उसके जो इमोशंस थे कि आज तो कुछ लगा हाथ में, सडनली क्या होगा? आप हो जाएगा, पकड़ जाएगी। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें आपको पैथोस और इथास दिखाई देगा। ठीक है, सो पैथोस मीन्स क्रिएटिंग ऑफ इमोशंस और पैथोस मीन्स सडन ड्रॉप ऑफ इमोशंस। आई होप एग्जाम्पल इज क्लियर। और क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट, okay, so with this your prose devices is over। एक मिनट, अच्छा ठीक है, क्या है बच्चा? इसी से जुड़ता है, इथॉस भी है। इथॉस मतलब है, इथॉस इमोशनल अपील को करता है। ठीक है, पैथोस क्या है? जनरेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, इथॉस मीन्स स्पिरिट ऑफ योर इमोशन। जिससे इमोशन जनरेट हुआ, से यहाँ पर आए सब लोग, किसी के पढ़ने की इच्छा नॉर्मल होगी कि चलो ठीक है आए हैं कॉलेज तो क्लास अटेंड कर लें। किसी को लगेगा नहीं भाई क्लास छोड़ना नहीं मुझे। ठीक है, किसी को लगेगा कि नहीं हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, अगर क्लास नहीं अटेंड करें तो क्या करेंगे। एक ही चीज के लिए अलग अलग लेवल का इमोशंस होगा सबके अंदर। ठीक है, इसी अलग अलग लेवल के इमोशंस को स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट। ठीक है, सो इथॉस इज बेसिकली स्पिरिट ऑफ योर इमोशंस। ठीक है, स्पिरिट ऑफ योर इमोशन।
तो एक ही बात के लिए या एक ही चीज के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग इमोशंस का लेवल होगा, ठीक है, इसी को हम इथॉस कहते हैं, ठीक है। देन लोगोस, ये लोगोस मतलब होता है लैंग्वेज, शब्द, वर्ड्स, ठीक है। लोगोस मतलब यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट इमोशंस, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे इमोशंस और जल्दी जनरेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे दो तरह के टीचर हों, एक जेंट्स और एक लेडीज, ठीक है, तो जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं लेडीज के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि एक उनको मदरलीहुड फीलिंग होता है उनके अंदर और उस तरीके से इजीली कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं इमोशंस क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे लोगोस इज ए काइंड ऑफ डिवाइस विच यूजेज सच वर्ड्स विच क्रिएट्स इमोशंस इजिली, उसको हम लोगोस कहेंगे। लोगोस का मतलब है यूजिंग ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट इमोशंस, ठीक है। सो इमोशंस क्रिएट करने के लिए जैसे ऐसी सिचुएशन उसमें किया जाए कि आपके अंदर दया की भावना जल्दी आने लगे, ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा वहां पे ये लोगोस का पार्ट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स लेफ्ट?